भारत की राजनीति किसी समुद्र की तरह है, इस बात का जिक्र धीरूभाई अंबानी ने किया था। और धीरूभाई अंबानी का मानना था कि भारत की राजनीति में जितना पैसा आप डालिएगा उससे कहीं ज्यादा पैसा वो वापस लौटा देगी। और ध्यान दीजिए, अभी से नहीं बल्कि कांग्रेस की सत्ता रही हो, अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री होना रहा हो, मनमोहन सिंह का दौर हो या मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अंबानी ने कमोवेश हर राजनीतिक सत्ता के साथ जो गठबंधन किया, क्रोनी कैपिटलिज्म के तौर पर उसकी पहचान इंदिरा गांधी के दौर से रही। लेकिन आज की तारीख में क्रोनी कैपिटलिज्म कहीं नहीं है, यह नेक्सस है, कॉरपोरेट और राजनीतिक सत्ता का एक ऐसा नेक्सस जिसमें कॉरपोरेट अपने पंख को पसारता है दुनिया के बाजार में। वह भारत की सत्ता के आसरे अपनी पहुंच पकड़ को बनाता है, और खास तौर से ऐसे वक्त में जब भारत सिर्फ एक बाजार के तौर पर नहीं है, वो मार्केट भर नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट की जगह भी है और इन्वेस्टमेंट कराने के कॉरपोरेट भी उसके पास खड़े हैं। और इस लकीर के आसरे अगर G20 से लेकर ब्रिक्स तक की बैठकों का आप अध्ययन करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कॉरपोरेट के लिए एक ऐसी रेड कारपेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिछा डाली है जो इससे पहले कभी नहीं थी। और ऐसे मौके पर यह सवाल सबसे बड़ा हो जाता है, क्या वाकई महाराष्ट्र के चुनाव और मुंबई में इस देश के कॉरपोरेट के हेडक्वार्टर्स का होना, क्या वाकई महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी हार सकती है? कॉरपोरेट की पूंजी जितनी बड़ी तादाद में इंडियन पॉलिटिक्स में लगी रही, उससे पहले वो अक्सर बढ़ती चली जाती थी। और यह मैसेज बार बार निकल कर आता था कि दरअसल हर पॉलिटिकल पार्टी को पैसा पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर कॉरपोरेट देता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कालखंड में विपक्ष गायब हो गया। और महाराष्ट्र की राजनीति में जब आप इसे परखेंगे तो जिस वक्त विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र के, उस वक्त जो भी प्रोजेक्ट वो लेकर आते थे उसका विरोध करने के लिए उस दौर में शिवसेना सामने खड़ी रहती थी। बीजेपी भी साथ देती थी, लेकिन शिवसेना के दौर को याद कीजिएगा तो हो सकता है आपको बाला साहब ठाकरे या राज ठाकरे भी याद आ जाए, जो अलग अलग कॉरपोरेट के प्रोजेक्ट्स का विरोध भी करते थे। और जाहिर है उस दौर में कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग विरोध करने वालों को भी दे देता था। और इसीलिए 2014 का चुनाव जब प्रधानमंत्री मोदी जीते और महाराष्ट्र के चुनाव उसके तुरंत बाद विधानसभा के हुए, तो उन्होंने पुणे के भाषण में शिवसेना को वसूली पार्टी कहा था। लेकिन यह किसे कहां पता था कि वसूली पार्टी में तो पॉलिटिकल फंडिंग अपने प्रोजेक्ट को क्लीन चिट दिलवाने या फिर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दी जाती थी। लेकिन इस दौर में एक ऐसा नेक्सस इस देश के सामने होगा जिसमें राजनीति की जरूरत कॉरपोरेट है और कॉरपोरेट की जरूरत पॉलिटिकल पावर है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में, वह भी चुनाव के वक्त, कॉरपोरेट की भागीदारी जबरदस्त तरीके से सामने उभरकर आने लगी है। और खास तौर से अगर भारत के कॉरपोरेट की पूरी फहरिस्त परखेंगे तो उसमें आपको गुजरात के तमाम बिजनेसमैन नजर आएंगे। तो आइए एक एक पन्नों को जरा समझ लीजिए कि क्यों महाराष्ट्र के चुनाव कॉरपोरेट के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों महाराष्ट्र और मुंबई पर बीजेपी कब्जा चाहती है, और इस दौर में क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं नेक्सस का पॉलिटिकल मतलब होता क्या है। अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को ही देखें तो जीडीपी जिस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त 26,56,000 करोड़ की थी। और आज की तारीख में यानी एकनाथ शिंदे के दौर में 2023-24 को परखें अगर आप तो 40,44,000 करोड़ की है। 2022-23 में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 35,870 करोड़ का मुंबई में हुआ। वजह, बड़ी तादाद में सारे प्रोजेक्ट जो मुंबई आ रहे थे, दिल्ली चाहती थी कि वह गुजरात चले जाए, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट गए भी, जिसमें टाटा एयरबस विमान प्रोजेक्ट था तकरीबन 22,000 करोड़ का था, वेदांता फॉक्सवैगन प्रोजेक्ट था जो लगभग 1,63,000 करोड़ का था, बल्क ड्रग पार्क था जो लगभग 10,000 करोड़ का था। यानी महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट का गुजरात जाना और महाराष्ट्र वर्सेस गुजराती की राजनीति को उद्धव ठाकरे के जरिए उठाना, इस मैसेज ने एक झटके में गुजरात के व्यापारी कहें, बिजनेसमैन कहें, कॉरपोरेट कहें, उनके सामने एक संकट खड़ा कर दिया कि आने वाले वक्त में अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता नहीं रहेगी तो फिर उनकी अपनी बिजनेस की परिस्थितियां भी खत्म हो जाएगी। तो गुजराती वर्सेस महाराष्ट्र कॉरपोरेट के लिए एक पॉलिटिकल संदेश है।
और जो पॉलिटिकल संदेश उद्धव ठाकरे वोटरों को दे रहे हैं, संयोग से उस कतार में उनकी राजनीति चली नहीं। इसीलिए अगर अंबानी के बेटे देर रात में आकर देवेंद्र फडणवीस से 2 घंटे मुलाकात करते हैं और पिछले महीने बकायदा मुकेश अंबानी अपने बेटे के साथ मिलकर तमाम कॉरपोरेट को एक लिहाज से दरकिनार करते हुए राजनीतिक तौर पर मुलाकात उद्धव ठाकरे से करते हैं, शरद पवार से करते हैं, एकनाथ शिंदे से करते हैं, देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं, राज ठाकरे से मिलते हैं, तो वो एक संदेश था कि हम सबके साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया, अब यह बिसात बिछने लगी कि कॉरपोरेट को तय करना होगा वह किसके साथ खड़ा है। राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र के चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं है और यह मत सोचिए कि उसमें कितना पैसा किसका लगने वाला है। यह भी मत सोचिए कि दरअसल कॉरपोरेट ने बीते 10 वर्ष में मोदी सत्ता के पीछे खड़े होकर जो ताकत दी और मोदी सत्ता ने कॉरपोरेट को जो नेटवर्थ के तौर पर ताकत दी, महाराष्ट्र चुनाव उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बिल्कुल मुंबई पर कब्जा होना और महाराष्ट्र को साधना, यह भी समझना होगा, क्योंकि इस वक्त शिवसेना और बीजेपी एक साथ नहीं है। शिवसेना बढ़ चुकी है और महाराष्ट्र के भीतर अगर देखें तो मुंबई की 36 सीटों में से बीजेपी ने पिछली बार सिर्फ 16 सीटें जीती थी, शिवसेना 14 सीट जीती थी, यानी 36 में से 30 सीट। उसी मुंबई पर उद्धव ठाकरे राजनीतिक तौर पर इस वक्त इमोशनल भी और राजनीतिक तौर पर भी उनका प्रभाव है। बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है कि मुंबई कम से कम कॉरपोरेट के आश्रय इस मैसेज को ना ले, यानी मैसेज लेना होगा कि आपको मुंबई का डेवलपमेंट कैसा चाहिए और वहां के वोटरों को यह संदेश देने की कोशिश खुले तौर पर है कि कॉरपोरेट हमारे साथ है, पैसा हमारे साथ है, पूंजी हमारे साथ है। क्योंकि इस दौर में राहुल गांधी की एकमात्र राजनीति है जो मोदी सत्ता की राजनीति के समानांतर खड़ी है। राहुल गांधी ने अपने राजनीति में अंबानी अडानी को पॉलिटिकल निशाने पर लिया और यह कहकर लिया कि इस देश में दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, इनको मुख्यधारा में लाना होगा और जो रियायत आप कॉरपोरेट को देते हैं उतनी रियायत इस देश के किसान और पिछड़ों को आपको देनी होगी। लेकिन क्या वो रियायत दी गई? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या यह कह सकते हैं कि राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े राजनीतिक दलों ने शिरकत अंबानीज और अडानीज के साथ नहीं की? अंबानी के परिवार का विवाह पॉलिटिकल मुद्दा राहुल गांधी बनाते हैं, लेकिन उसी विवाह में कांग्रेस के नेता भी शरीक होते हैं, चाहे वो गहलोत हो या सचिन पायलट हो। उसी विवाह समारोह में अखिलेश यादव भी जाते हैं, उसी में शरद पवार भी जाते हैं, उद्धव ठाकरे भी जाते हैं, ममता बनर्जी भी पहुंचती है। यानी कॉरपोरेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर आप छत्रप के तौर पर अपनी पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं। राहुल गांधी राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के इस नेक्सस को चुनौती तो देते हैं, लेकिन उनके अपने गठबंधन के साथी उनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। तो अगला सवाल कोई भी पूछेगा महाराष्ट्र की राजनीति में होने क्या वाला है। और महाराष्ट्र की राजनीति का मतलब एक तरफ सीटों का है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल फंडिंग का मसला है। और जब इस बात का जिक्र है कि सिर्फ अंबानी की मुलाकात को मत देखिए, एक लंबी फेरिस्त है गुजरात के तमाम बिजनेसमैन की, कॉरपोरेट के। उसमें हमने धीरू भाई अंबानी का जिक्र किया कि वो अपनी राजनीति को जब साधते हैं तो कहते हैं कि देखिए समुद्र के समान राजनीति है जो पैसा वापस करती है। उस दौर में याद कीजिए तो अडानी ने पूरी की पूरी अडानी की उपलब्धि खुद प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी होने के साथ साथ बनती है। आप ध्यान दीजिए, करसन भाई पटेल जो निरमा से निकले, पंकज पटेल जो कैडिला हेल्थ केयर से निकले, भाविन तुर्किया, उर्मिल शाह, रुपेश कावेरी, मार्केट भट्ट, भार्गव भट्ट, दिलीप सांघवी, इन तमाम फहरिस्त में देखिएगा तो सबके अपने अपने प्रोजेक्ट हैं दुनिया भर के भीतर। और ब्रिक्स ने तो ये मैसेज दिया है, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो, इथोपिया हो, इजिप्ट हो, यूएई हो, अर्जेंटीना हो, और इसके साथ साथ G20 के साथ भी आर्थिक संबंधों का जो पूरा का पूरा हिस्सा है, वो एक मैसेज दे रहा है कॉरपोरेट को कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता के साथ खड़े हैं तो आपको दुनिया में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने में कोई दिक्कत होगी नहीं। और ग्लोबल साउथ ने तो ये मैसेज अमेरिका तक में दे दिया है कि अब जो पैसे का इन्वेस्टमेंट ग्लोबल साउथ से जुड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट करेंगे, और जिन जगहों पर करेंगे ये आपस में करेंगे, लोकल करेंसी में करेंगे, और इसका मुनाफा भी उनके हिस्से में जाएगा, जो इससे पहले डेवलप स्टेट या कहें पश्चिमी देश और अमेरिका को लेकर होता था। उससे हटकर यह सोच है, यह नई सोच है जो चुनौती अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की राजनीति में यह फंडिंग का हस्तक्षेप भी करती है। इससे पहले यह नहीं था। तो क्या वाकई मुंबई और महाराष्ट्र इस दौर में सबसे बड़े राजनीतिक अड्डे के तौर पर है, जिसमें कॉरपोरेट की भागीदारी खुले तौर पर अब महाराष्ट्र में घुस चुकी है?
और कितनी बड़ी तादाद में वहां पर कॉरपोरेट पूंजी लगने वाली है, यह एक अथाह समुद्र है। क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस वक्त 7 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबी हुई है। बावजूद इसके उसकी अलग अलग योजनाएं वोटरों को लाभ पहुंचाने की है। वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा बजट का ही हिस्सा होगा, कर्ज का ही हिस्सा होगा, आरबीआई के जरिए ही नोट छापे जाएंगे। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या वाकई अब कॉरपोरेट के लिए सत्ता का पॉलिसी बनाना और उस पॉलिसी के जरिए कॉरपोरेट का पैसा कमाना और पॉलिटिकल संकट जब आए तो कॉरपोरेट का खुले तौर पर पॉलिटिकल इकोनॉमी के आसरे मदद कर देना, यह नेक्सस मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति का शायद सबसे बड़ा हिस्सा है। और भारत की राजनीति में यह कोई छुपा हुआ नहीं है, लेकिन यह भारत की राजनीति में पहली बार उभर कर आया है। अब आप सोचिए, हम जहां पर मौजूद हैं यह अटलांटिस सिटी है। अटलांटिस सिटी का नाम लेते ही आपके जहन में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति, ध्यान में आएंगे। इस अटलांटिस सिटी में इसी समुद्र के किनारे डोनाल्ड ट्रंप का ताज होटल हुआ करता था, जो बिक गया, तूफान आया, उसमें डैमेज हो गया, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की पहचान एक बिजनेसमैन के तौर पर है। तो क्या भारत के भीतर भी अब इस राजनीति का आरंभ हो गया है? हमारी टीम ने इस पे बड़ा काम किया और बताया कि देखिए, इन बातों का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रिक्स में 30% जीडीपी दुनिया की है। दुनिया के 34 देशों में जो काम हो रहा है उसमें जो ब्रिक्स में शामिल नहीं भी है, जैसे सऊदी अरब भी ईरान में पैसा लगाने को तैयार है, तुर्की में पैसा लगाने को तैयार है, मिस्र में पैसा लगाने को तैयार है, जो ब्रिक्स के साथ है, और सऊदी अमेरिका के साथ है। लेकिन पूंजी और पैसे की कोई सीमा नहीं होती है, उसको आप बॉर्डर्स में बांध नहीं सकते हैं। और पहली बार यह मैसेज अपने तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में कॉरपोरेट के घुसने के साथ हर कोई समझने लगा है कि भारत की राजनीति में कितना बड़ा दखल अब कॉरपोरेट का होने जा रहा है। क्योंकि अगर आप भारत के भीतर जो गुजरात से जुड़े कॉरपोरेट है और जो कॉरपोरेट प्रधानमंत्री मोदी या मोदी की सत्ता के करीब हैं, अगर उनको भी परखेंगे तो ऑयल गैस के खेल में कौन है? अंबानीज है। ऑटोमोबाइल में कौन है? टाटा है। फार्मा में कौन है? दिलीप संघवी साहब हैं। आईटी सेक्टर में कौन है? विप्रो है। मिल्क डेयरी में कौन है? अमूल है, जो गुजरात से ही आता है। पावर ग्रीन एनर्जी में कौन है? अडानीज है। केमिकल में कौन है? पिडिलाइट है। गोदरेज, पार्ले, रियल एस्टेट के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। यानी सवाल सिर्फ महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट का नहीं है, सवाल सिर्फ मुंबई में कॉरपोरेट फंडिंग करके चुनाव जिताने का नहीं है। पहली बार सवाल इस बात को लेकर बड़ा हो चला है कि अगर दुनिया में धंधा करना है तो आपको मौजूदा राजनीतिक सत्ता के साथ खड़े होना होगा। और राज्य स्तर पर छोटे बड़े समझौते हो सकते हैं जो छिटपुट होंगे, जैसे सोलर पावर का जिक्र गहलोत के टर्म में हो गया। अभी हाल में एक समझौता तेलंगाना में, जहां कांग्रेस की सरकार है, उसके साथ अडानीज का हो गया। लेकिन यह भी समझना होगा, जब हिडेनबर्ग रिपोर्ट आई अडानीज को लेकर, विकसित देशों के 7 बड़े बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया। लेकिन उसकी एक सीमा थी, एक उम्र थी। आज की तारीख में जिन बैंकों ने कर्ज देने से मना किया था, आज वो सभी कर्ज दे रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अडानीज जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसको आप रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि जिक्र जब हम चाइना का कर रहे हैं तो चीन के साथ संबंध सुधरे। अडानीज के प्रोजेक्ट को चीन में हरी झंडी मिल गई और बाकायदा 1 महीने पहले, सितंबर के महीने में ही, चाइना में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अडानीज की कंपनी ने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस की शुरुआत की, जिसका काम है कि प्रोजेक्ट की दिशा को बढ़ाना, पूरा करने में मदद करना, टाइमली हो जाए, रिसोर्स मैनेज करना। यानी ये ग्लोबल फुटप्रिंट्स जो होते हैं, और खास तौर से G7 में भारत की अगुवाई, G20 में भारत की अगुवाई का होना, और प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर मौजूदगी, और ब्रिक्स के साथ 34-35 देशों में अब आपसी संबंध, और उसमें भारत की सबसे बड़ी भूमिका जब हो चली है, तो सोचिए जरा कि अलग अलग देशों के साथ जो भी आर्थिक संबंध अब बनेंगे उसमें कॉरपोरेट की भागीदारी कैसे होगी। तो कॉरपोरेट अगर मुंबई में नजर आ रहा है, कॉरपोरेट की पूंजी अगर महाराष्ट्र इलेक्शन में नजर आ रही है, तो आप उसको आंक नहीं सकते हैं कि वो कितनी बड़ी तादाद में होगी और महाराष्ट्र के चुनाव को कैसे किस रूप में प्रभावित करेगी। क्योंकि सिर्फ एक राहुल गांधी की राजनीति अगर ठीक पैरेलल में खड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी के ठीक उलट आके खड़ी है 180 डिग्री में, तो कोई इंडिया का दूसरा गठबंधन, वो उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, वह भी उसी कॉर्पोरेट नेक्सस के साथ आपको नजर आते हैं। और पीडीए कहते हुए अखिलेश यादव भी उस कॉर्पोरेट के
हक में नजर आते हैं वो विरोध नहीं कर पाते। यानी जनता के भीतर के जो इमोशंस पॉलिटिकल तौर पर होते हैं वो एक दिशा में राहुल गांधी है तो दूसरी दिशा में नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावे नेताओं का इस दौर में प्रभाव इसलिए भी नहीं है क्योंकि कोई अल्टरनेटिव विजन किसी के पास नहीं है। और महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस से बड़ा शिवसेना है, उद्धव ठाकरे हैं। यह मैसेज सीटों के बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के बीच लगातार दिया गया तो सवाल तो यह भी उठेंगे कि आपका अल्टरनेटिव विजन पॉलिटिकल क्या है। क्योंकि जब इस बात का जिक्र होता है कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे उस दौर को अगर ध्यान दीजिए तो जो कर्ज में डूबी हुई परिस्थिति थी मौजूदा वक्त में 2023-24 में 1,11,574 रुपए जीडीपी का हिस्सा जो था वो कर्ज में लिया गया। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट को देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट उतना नहीं होता है उद्धव ठाकरे के दौर में जो एकनाथ शिंदे के दौर में हो जाता है। 2021 में इन्वेस्टमेंट 2,77,000 करोड़ का था और उसके बाद दिल्ली की हरी झंडी मिलते ही जो परिस्थितियां महाराष्ट्र के रास्ते आई और उसको गुजरात शिफ्ट किया गया। लेकिन अब उन कॉरपोरेट के सामने मैसेज क्लियर है कि आप कहां पर खड़े हैं और किसके साथ खड़े हैं ये आप तय कर लें, क्योंकि पॉलिटिकल तौर पर नहीं बल्कि एक बिजनेस डील के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार आपका इंतजार कर रहा है और दिल्ली की सहमति के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैसेज बहुत साफ है। तो क्या वाकई महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ मुंबई की 36 सीट नहीं, अगर ध्यान दीजिए तो पश्चिमी महाराष्ट्र, वेस्ट महाराष्ट्र में जहां पर शरद पवार का वर्चस्व रहा है 70 सीटें हैं वहां पर। उस 70 में से एनसीपी यानी शरद पवार ने पिछले चुनाव में अपने बूते 27 सीटें जीती थी। बीजेपी 20 सीट जीत पाई थी, शिवसेना सिर्फ 5 सीट जीत पाई थी, कांग्रेस 12 सीट जीती थी। पश्चिम महाराष्ट्र के 6 प्रोजेक्ट्स को लेकर एक क्लियर कट आर्गुमेंट तमाम कॉर्पोरेट हाउसेस को केंद्र दे चुका है कि देखिए आपकी एंट्री होगी तो 3 जगहों पर, उसमें विदर्भ का इलाका है, उसमें पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका है और मराठवाड़ा का इलाका है, जहां पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को आना है और आपको काम करना है। अब आप विदर्भ में देखिए, विदर्भ में कांग्रेस मजबूत है, मराठवाड़ा में तो बीजेपी गायब हो गई लोकसभा के इलेक्शन में भी, और उससे पहले भी ध्यान दीजिएगा तो 46 में से सिर्फ 16 सीट जीत पाई थी। और पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार का वर्चस्व है। तो जहां जहां कांग्रेस एनसीपी मजबूत रही वहां पर प्रोजेक्ट के आसरे कॉरपोरेट को साथ लाना, यह एक ऐसी राजनीति है जो किसी दूसरे राज्य में खेली नहीं गई अभी तक। लेकिन चूंकि भारत की आर्थिक नगरी मुंबई है और मुंबई में इस देश के लगभग 500 बड़े कॉरपोरेट्स के हेडक्वार्टर हैं, तो उसमें सवाल यह भी नहीं है कि कौन सा कॉरपोरेट अब किस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे खड़ा हो जाएगा तो वह चुनाव जीत जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि मुंबई शहर में ही मिलिंद देवड़ा जब चुनाव लड़ रहे थे और मुकेश अंबानी ने कहा था, मिलिंद देवड़ा एक बेहतरीन उम्मीदवार है, उस समय वो कांग्रेस में हुआ करते थे, लोकसभा इलेक्शन के वक्त में एक झटके में दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के कान खड़े हुए और मिलिंद देवड़ा को चुनाव वहां से हारना पड़ा। यानी कॉरपोरेट राजनीतिक तौर पर किसे जिता सकता है या नहीं जिता सकता है, यह बक्सा बंद कर दिया गया इस दौर की राजनीति में। और कॉरपोरेट की पूंजी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग के तौर पर नहीं है, यह भी इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर मौजूदा वक्त की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है। तो क्या वाकई महाराष्ट्र के चुनाव में पहली बार इलेक्टोरल पॉलिसी या पार्लियामेंट्री पॉलिसी नहीं बल्कि एक बिजनेस पॉलिटिकल मैनेजमेंट के आश्रय यह चुनाव लड़ा जा रहा है, और उसमें अपने अपने मैनिफेस्टो के जरिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी यह बताना चाहती है कि हम आप जीतने के बाद आपको यह देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है? तो 3 सवाल आखिर में। पहला बड़ा सवाल, इस देश में कॉरपोरेट फंडिंग के आश्रय राजनीति चलती थी, अब कॉरपोरेट फंडिंग बीजेपी के अलावे किसी के पास ना जाए ऐसी व्यवस्था की जा चुकी है। दूसरा हिस्सा, कॉरपोरेट अपने प्रतिस्पर्धा या अपने बूते दुनिया के मानचित्र पर कहीं कोई प्रोजेक्ट नहीं पा सकता है, यानी ग्लोबल फुटप्रिंट कोई मायने नहीं रखेंगे अगर दिल्ली की सत्ता उनके साथ खड़ी हुई नहीं है तो। और तीसरा सवाल, जो मुंबई राजनीतिक नहीं आर्थिक पहचान के साथ कॉरपोरेट के साथ धड़कता है, उस मुंबई पर हर हाल में बीजेपी का कब्जा होना चाहिए। और कॉरपोरेट इस बात को बाखूबी समझ लें, अब ये वो दौर नहीं है कि आपने कुछ उसको दिया कुछ उसको दिया और कहा राजनीतिक तौर पर जो जीत जाएगा हम उसके साथ रहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति और मुंबई पर कब्जा करने की पूरी फिलॉसफी ने इन तमाम स्थितियों को एक झटके में दरकिनार कर दिया है। इसीलिए सवाल एक ही आखिर में बचता है, क्या वाकई इस देश की जनता, इस देश का आम वोटर वो कहां पर खड़ा है
और वो तब तक किसी एक जगह पर खड़े होकर दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकता है जब तक उसको ये भरोसा हो ना जाए कि अगर उसने कॉरपोरेट का साथ छोड़ा है तो दूसरी तरफ वाकई जनता के साथ खड़े होकर राजनीति को साधने की ताकत विपक्ष में है। वो चाहे संविधान का सवाल हो, चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे कॉरपोरेट को माफ की गई 16 लाख करोड़ की रकम के समानांतर किसान और पिछड़ों को रकम माफ करने का वादा हो, या मुख्य धारा में विपक्ष की राजनीति के आश्रय पिछड़ों को लाने की सोच हो। यह कैसे संभव होगा जब पॉलिटिशियन कॉरपोरेट के विवाह में शामिल भी होंगे और विरोध भी करेंगे? यह कैसे संभव होगा जब आप रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में गुप्त बैठकें भी करेंगे कॉरपोरेट के साथ और राजनीतिक तौर पर एक अलग मंत्र भी देना चाहेंगे? यह संभव नहीं होगा। भारत की राजनीति का यह पाठ महाराष्ट्र के चुनाव में एक खुली इबारत की तरह लिख दिया गया है। सिर्फ इंतजार कीजिए, चुनाव जरा यौवन पर तो आ जाए, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल ये जो पूरा समुद्र का इलाका है, क्यों धीरू भाई को लगता था कि इस तरीके से समुद्र के भीतर जैसे ही आप पैसा डालेंगे, समुद्र उससे कहीं ज्यादा रकम आपको दे देगा। यह स्थिति भारत की राजनीति में पहली बार सामने आकर खड़ी हो चली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।